नए मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 1,05,691 रह गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर लगातार 14 दिनों से 1% से कम बना हुआ है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इस्राइल, हांगकांग में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार ये नया वायरस डेल्टा वायरस की तरह अत्यधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के देशों और कनाडा, ब्रिटेन, इजराइल, जापान, केनिया, सिंगापुर और ऑस्ट्रेलिया में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। अमेरिका ने आगामी सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से कहा है कि वे कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर काबू पाने के लिए निगरानी बढ़ाने, जन स्वास्थ्य मजबूत बनाने तथा आसान उपायों का पालन करने और टीकाकरण का दायरा बढ़ाने पर जोर दें। ब्रिटेन में शनिवार को कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के 2 मामले सामने आए हैं। ब्रिटेन के स्वास्थ्य मंत्री साजिद जावेद ने बताया कि देश में कोरोना वायरस के नए स्वरूप ओमिक्रॉन के 2 मामलों की पुष्टि हुई है। दोनों लोग दक्षिण अफ्रीका से यात्रा कर लौटे थे। जावेद ने कहा कि चेम्सफोर्ड और नॉटिंघम में मरीजों का पता चला है। दोनों लोग अपने परिवार के साथ सेल्फ आइसोलेशन में हैं। आगे की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के प्रसार को रोकने के लिए नए उपायों की घोषणा की है। जॉनसन ने कहा कि ब्रिटेन आने वाले सभी लोगों से पीसीआर जांच करवाने और नेगेटिव रिपोर्ट आने पर आइसोलेशन में रहने को कहा जाएगा। उन्होंने कहा कि पॉजिटिव पाए गए लोगों के संपर्क में आने वालों को 10 दिन तक अपनी निगरानी में आइसोलेशन में रहना होगा। दुकानों और सार्वजनिक परिवहन में फेस मास्क लगाने अनिवार्य होंगे। और जर्मनी के इम्यूनोलॉजिस्ट लीफ एरिक सैंडर ने कहा है कि कोरोना की रोकथाम के लिए लगाए जा रहे वर्तमान टीके ओमिक्रॉन वेरिएंट से कुछ बचाव कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका से आने वाले कुछ यात्रियों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट की मौजूदगी पाए जाने से जर्मनी में चिंताएं बढ़ गई हैं। जर्मनी में शनिवार को कोरोना के 67,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं। वहां अब तक 1 लाख से अधिक लोग कोरोना की वजह से मारे जा चुके हैं। और नीदरलैंड के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका से उड़ानों से पहुंचे दर्जनों लोग कोविड-19 से संक्रमित हैं। हालांकि दक्षिण अफ्रीका से आई फ्लाइट्स के सभी लोगों की जांच की जा रही है। लगभग 600 यात्री शुक्रवार को केएलएम की 2 उड़ानों से एम्स्टर्डम के शिफॉल हवाई अड्डे पर पहुंचे। इसके बाद वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के चलते उनका ट्रायल कराया गया, जो कई घंटों तक चला। स्वास्थ्य अधिकारियों ने एक बयान में कहा कि पॉजिटिव पाए जाने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे के पास एक होटल में आइसोलेशन में रखा जा रहा है। और आइए सीधे रुक करते हैं गुजरात के आणंद का, जहां इस समय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एशिया के सबसे बड़े 150 MTPD मिल्क पाउडर क्षमता वाले प्लांट के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे हैं। श्रीमान भूपेंद्र भाई, गुजरात राज्य के कृषि मंत्री राघवजी भाई, अमूल के चेयरमैन सावरजी भाई, गुजरात विधानसभा के उपाध्यक्ष जेठाभाई, गुजरात राज्य के सहकारिता मंत्री जगदीश भाई, श्रीमान हुब्बल जी, श्री सोढ़ी जी, मेरे सामने बैठे हुए हैं गुजरात के अलग अलग जिला युवती संघ के अध्यक्ष महोदय અને જેમની અમૂલની સફળતામાં સૌથી વધુ યોગદાન છે એવી દૂધ ભરવાવાળા પરિવારના સૌ સભાસદો મિત્રો, आज यहाँ पर अमूल और एक्सपांड हो, विकसित हो और अलग अलग जगह पे अलग अलग क्षेत्र में देश की और अमूल की स्वतः की रिक्वायरमेंट को पूर्ण करने के लिए ढेर सारे कार्यक्रम यहाँ पर रखे हैं। मिल्क पाउडर प्लांट का लगभग 280 करोड़ की लागत से
एक उद्घाटन यहाँ पर हुआ। अब शायद मैं मानता हूँ, सूरी जी करेक्ट करें अगर गलत है तो, अमूल सबसे बड़ा मिल्क पाउडर का उत्पादक देश का अब बन चुका है इस बार। बटर में भी 85 करोड़ की लागत से नए बटर प्लांट का भी आज उद्घाटन हुआ है। अमूल के संचालन को सुगम बनाने के लिए ऑटोमेटिक रोबोटिक स्टोरेज व रिट्रीवल सिस्टम 23 करोड़ रुपया से आधुनिक तकनीक के साथ आज यहाँ पर उसका भी उद्घाटन हुआ है। और पैकेजिंग के लिए अमूल की ही जरूरियातों को पूरा करने के लिए लगभग 50 करोड़ रुपए का एक संयंत्र पॉलीफिल्म का भी यहाँ पर लगाया गया है। एक मानव में चारों प्लांटों से अमूल ने अपने तीनों अंग को मजबूत करने का काम किया है। अमूल के सहकारिता आंदोलन का एनालिसिस करिए तो इसमें 3 महत्वपूर्ण अंग है। एक तो जो दूध की उत्पादन करती है, ऐसी हमारी 36 लाख बहनें जो गुजरात के 18,000 गांवों से यहाँ पर उपस्थित है, अमूल के साथ योगदान करती है। दूसरा, इतने सारे दूध को उपभोक्ताओं तक पहुंचाना। तो गुजरात के आनंद में बोल रहे थे गृह मंत्री अमित शाह। और आइए अब सीधे रुक करते हैं हरिद्वार का, जहां इस समय राष्ट्रपति पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी, कुलपति आचार्य बालकृष्ण जी, संकाय अध्यक्षा एवं कुलानुशासिका साध्वी डॉक्टर देवप्रिया जी, अन्य गणमान्य अतिथियों, शिक्षकगण, अधिकारीगण, अभिभावकों और प्यारे विद्यार्थियों तथा देवियों और सज्जनों, इस समारोह में पतंजलि परिवार के उत्साही सदस्यों के बीच आकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। और ऐसा लगता है कि ये उत्साह जब से दीक्षांत समारोह प्रारंभ हुआ है और जब तक समाप्त नहीं होगा तब तक ये उत्साह ऐसा ही बना रहेगा। इस दीक्षांत समारोह के लिए मुझे अप्रैल के महीने में आने का कार्यक्रम बना था, परंतु कोविड महामारी के कारण ऐसे सभी कार्यक्रमों को स्थगित करना पड़ा। आज इस समारोह में आकर मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अच्छा कार्य जो अधूरा रह गया था वो आज पूरा हो रहा है। वो अधूरा कार्य मात्र पूरा ही नहीं हो रहा है, बल्कि स्वस्थ और उत्साह भरे वातावरण में। आज सबसे पहले मैं दीक्षांत समारोह में पुरस्कार प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं तथा स्नातक, स्नातकोत्तर और पीएचडी की उपाधियां प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई देता हूं। देवभूमि उत्तराखंड में आना हर किसी के लिए सौभाग्य की बात होती है। हरिद्वार का हमारी भारतीय परंपरा में एक विशेष महत्व रहा है। हरिद्वार को हरद्वार भी कहा जाता है। हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव। इस प्रकार हरिद्वार भगवान
विष्णु और महादेव शंकर दोनों की पावन स्थली में प्रवेश का द्वार है। और इससे भी बढ़कर यहाँ की पावन धरती पर रहने का और शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना आप सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति स्वामी रामदेव जी ने योग की लोकप्रियता को बढ़ाने में अपना अभूतपूर्व योगदान दिया है। जन सामान्य को भी योगाभ्यास से जोड़कर उन्होंने अनगिनत लोगों का कल्याण किया है। दस और 15 वर्ष पूर्व हम लोग देखते थे कि भारत में योग को एक तपस्या माना जाता था और ऐसा सोचते थे लोग कि योग वही कर सकता है जो सन्यासी होगा, जिसने घर गृहस्थी छोड़ दी होगी, और जो साधु संत होगा। और मुझे लगता है कि इस दौरान स्वामी रामदेव जी ने योग की परिभाषा को बदल दिया। आज हर व्यक्ति, वो चाहे ट्रेन में सफ़र कर रहा हो, चाहे रेलवे स्टेशन पर वेटिंग रूम में बैठा इंतज़ार कर रहा हो, या अन्य कहीं, उसको कभी कभी आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो वो या तो अनुलोम विलोम में लगा होगा या कपालभाति में लगा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, भारत सरकार के प्रयासों से संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा सन 2015 में प्रतिवर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया था। ऐसे प्रयासों के परिणाम स्वरूप सन 2016 में योग को यूनेस्को द्वारा विश्व की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर की सूची में शामिल किया गया। कुछ लोग ये गलत धारणा भी रखते हैं कि योग किसी पंथ या संप्रदाय विशेष से संबद्ध है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सही मायनों में योग तो शरीर और मन को स्वस्थ रखने तथा उच्चतर लक्ष्यों को प्राप्त करने की एक पद्धति है। इसीलिए योग को विश्व के हर क्षेत्र और विचारधारा के लोगों ने अपनाया है। 21 जून 2018 को मैंने अपनी विदेश यात्रा के दौरान सूरीनाम, मैं उस दिन सूरीनाम में था, सूरीनाम के तत्कालीन राष्ट्रपति तथा वहाँ के लोगों के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया था। और ऐसा कहा गया कि शायद वो एकमात्र इतिहास का ऐसा दिन था जिस दिन दो राष्ट्र के राष्ट्रपतियों ने एक साथ मिलकर के योग दिवस का सेलिब्रेशन किया। संयोग से मैं उसके अगले दिन क्यूबा पहुंचा, और हम सब लोग जानते हैं कि क्यूबा एक साम्यवादी देश है। एक मान्यता है कि साम्यवादी देश अर्थात वो योग को मान्यता नहीं देते हैं, अर्थात उसको मानते हैं कि ये किसी संप्रदाय या पंथ से इसका संबंध है, इसलिए मानते भी नहीं। लेकिन क्यूबा के लोगों ने भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने के लिए समारोह आयोजित किया। और जिस समय मैं क्यूबा के राष्ट्रपति जी के साथ एक जो स्टेट बैंक्वेट दिया जाता है, एक परंपरा है, उस समय जब मैं उनके साथ बैठा हुआ था तो उन्होंने अपनी बात कही कि वो भी उसका अभ्यास करते हैं योग का। और जब उन्होंने पूछा कि एक्सीलेंसी हाउ डू यू प्रैक्टिस योगा, तो उनका एक बहुत संक्षेप में उन्होंने इस प्रकार से, हम सब लोग जानते हैं कि हाथों को उन्होंने इस प्रकार से लाइक दिस से, ये सूर्य नमस्कार का एक उन्होंने परिचय दिया। तो मुझे ये कहना पड़ा कि यस एक्सीलेंसी, इन इंडिया वी कॉल इट योगा।
उसके पश्चात मैंने भारत सरकार को सुझाव दिया और उस सुझाव के अनुसार क्यूबा के राष्ट्रपति को यहाँ से एक हमने ट्रेंड प्रशिक्षित योग शिक्षक उसकी व्यवस्था की। अंग्रेजी में उनको हमने लिटरेचर भिजवाया और बाद में उनका एक थैंक्स लेटर भी आया कि मुझे इन सारी जो व्यवस्था की गई उसके लिए मैं भारत का धन्यवादी हूँ। और उन्होंने अंत में एक बात और कही थी। उन्होंने कहा था, अंग्रेजी में कहा था कि योगा इज द बेस्ट गिफ्ट दैट इंडिया हैज गिवन टू द एंटायर ह्यूमैनिटी। इसके अतिरिक्त मैं एक जानकारी और भी साझा करना चाहता हूं। मुझे बताया गया है कि अरब योग फाउंडेशन की संस्थापक सुश्री नौफ मारवाई को हाल ही में सऊदी अरब सरकार ने योग के प्रचार प्रसार की विशेष जिम्मेदारी दी है। सुश्री मारवाई को 2018 में योग के क्षेत्र में उनके विशेष योगदान के लिए राष्ट्रपति भवन में मुझे पद्मश्री से सम्मानित करने का अवसर प्राप्त हुआ था। मैं मानता हूं कि योग सबके लिए है और योग सबका है। पतंजलि विश्वविद्यालय द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं उनसे भारतीय ज्ञान विज्ञान विशेषकर आयुर्वेद तथा योग को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में विश्व पटल पर गौरवशाली स्थान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। एक अध्ययन के अनुसार 18वीं शताब्दी तक विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का योगदान 1/4 से अधिक था। यह उल्लेखनीय है कि उस समय हमारे देश में हजारों गुरुकुल विद्यमान थे और सैकड़ों उच्च शिक्षण संस्थान प्राच्य विद्याओं में पठन पाठन एवं अनुसंधान कर रहे थे। भारत की प्राचीन ज्ञान परंपरा का सम्मान विश्व समुदाय द्वारा किया जाता है। मैंने अपनी विदेश यात्राओं के दौरान देखा है कि अनेक देशों में भारतीय विषयों से जुड़े अध्ययन केंद्र सक्रिय हैं। विशेषकर इंडोलॉजी का अध्ययन विश्व के अनेक संस्थानों में किया जा रहा है। आधुनिक विज्ञान के साथ हमारी परंपरा की प्रासंगिक ज्ञान राशि को जोड़ते हुए भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने का जो लक्ष्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने निर्धारित किया है, उस मार्ग पर पतंजलि विश्वविद्यालय अग्रसर है। आपके विश्वविद्यालय के कुल गीत में इस शिक्षण संस्थान का वर्णन पूरा संस्कृति और नवयुग का प्रतिष्ठान के रूप में किया गया है, जो सर्वथा सार्थक है। परंपरा व आधुनिकता के संगम के इस प्रयास के लिए मैं आप सभी की सराहना करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आपके शिक्षण संस्थान में स्वदेशी उद्यमिता और रोजगार के साधनों को बढ़ावा देने की सोच पर आधारित शिक्षा द्वारा भावी पीढ़ी को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार किया जा रहा है। मुझे यह देखकर प्रसन्नता होती है कि पतंजलि समूह के संस्थानों में भारतीयता पर आधारित उद्यमों और उद्यम पर आधारित भारतीयता का विकास हो रहा है। आज से लगभग 3000 वर्ष पहले अथ योगानुशासनम इन दो सरल शब्दों से आरंभ करके महर्षि पतंजलि ने छोटे छोटे सार गर्भित वाक्यों के माध्यम से योग विज्ञान के विषय में उपलब्ध समस्त जानकारी को जिस प्रकार एक सूत्र में पिरोया, वह समूचे विश्व समुदाय को भारत का उपहार है। ऐसे महर्षि पतंजलि के नाम पर स्थापित विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों को समग्र व्यक्तित्व एवं चरित्र का आदर्श प्रस्तुत करना है। हमारी परंपरा में विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि स्वाध्यायान मा प्रमदः, अर्थात स्वाध्याय में प्रमाद मत करो। संस्कृत भाषा में शारीरिक शिथिलता के लिए आलस्य तथा मानसिक शिथिलता के लिए प्रमाद शब्द का प्रयोग किया जाता है। आलस्य और प्रमाद को त्याग कर आप सब योग परंपरा में उल्लिखित अन्नमय कोश,
मनोमय कोश और प्राणमय कोश की शुचिता हेतु सचेत रहेंगे और विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश तक की आंतरिक यात्रा पूरी करने की महत्वाकांक्षा के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। सौभाग्य से इस विश्वविद्यालय में आप सबको सुयोग्य आचार्यों का मार्गदर्शन उपलब्ध है। योग पर आधारित जीवन पद्धति व्यक्ति को संवेदनशील भी बनाती है। पतंजलि विश्वविद्यालय के आप सभी विद्यार्थियों से यह अपेक्षा भी की जाती है कि करुणा और सेवा के आदर्शों को आप अपने आचरण में ढालकर समाज सेवा करते रहेंगे। करुणा और सेवा के अद्भुत उदाहरण हमारे देशवासियों ने कोरोना का सामना करने के दौरान प्रस्तुत किए। कोरोना महामारी के साथ मानव समुदाय का संघर्ष अभी जारी है। यह उल्लेखनीय है कि हमारे सभी देशवासियों ने, खासकर कोरोना वॉरियर्स ने, बड़े उत्साह और कुशलता से इस महामारी की चुनौती का सामना किया। आज हम गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि हमारा देश विश्व के उन थोड़े से देशों में है जिन्होंने न सिर्फ कोरोना के मरीजों की प्रभावी देखभाल की है, अपितु इस बीमारी से बचाव हेतु वैक्सीन का भी उत्पादन किया है। हमारे देश में विश्व का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक चल रहा है। प्रिय विद्यार्थियों, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने अनेक उपकरणों की सहायता से चिकित्सा के क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। आयुर्वेद तथा योग विज्ञान ने सृष्टि द्वारा विकसित सर्वश्रेष्ठ उपकरण अर्थात मानव शरीर पर गहनता से मनन और शोध किया और शरीर के माध्यम से ही रोग मुक्त और भोग मुक्त होने के प्रभावी मार्ग विकसित किए। सृष्टि के साथ सामंजस्यपूर्ण जुड़ाव ही आयुर्वेद एवं योग शास्त्र का लक्ष्य है। इस सामंजस्य के लिए यह भी आवश्यक है कि हम सभी प्रकृति के अनुरूप जीवन शैली को अपनाएं तथा प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन न करें। प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना तथा प्राकृतिक उत्पादों का प्रयोग करना हम सभी के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। देवियों और सज्जनों, मुझे बताया गया है कि पतंजलि विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों के लिए एक विशेष सेल का गठन किया गया है। मुझे प्रसन्नता है कि इस पहल द्वारा हमारे देश की ज्ञान परंपरा को संपूर्ण विश्व में प्रसारित किया जा सकेगा। मुझे ये भी बताया गया है कि अन्य देशों से भी विद्यार्थियों का अब इस विश्वविद्यालय में आना शुरू हो गया है। मैं आशा करता हूं कि भविष्य में विदेश से आने वाले विद्यार्थियों की संख्या में वृद्धि होगी। ऐसी विदेशी विद्यार्थियों के माध्यम से हम भारतीय मूल्यों और संस्कारों का विश्व भर में प्रचार प्रसार कर सकेंगे। यह 21वीं सदी के लिए नए भारत के उदय में पतंजलि विश्वविद्यालय का विशेष योगदान होगा। आज जब हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तब हमें अपने ऐसे विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों को और भी अधिक प्रोत्साहन देना चाहिए जो हमारी संस्कृति को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में नई ऊर्जा प्रदान कर रहे हैं। इस स्थापना के बाद की अल्प अवधि में ही पतंजलि विश्वविद्यालय ने जो उपलब्धियां प्राप्त की हैं, उसके लिए मैं इस विश्वविद्यालय के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती शिक्षकों, विद्यार्थियों और व्यवस्थापकों को हार्दिक बधाई देता। अंत में एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर मैं आप सबका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। मुझे बताया गया है कि आज जिन विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की गई हैं, उन विद्यार्थियों में हमारी बेटियों की संख्या लगभग 60% है और बेटों की संख्या 40% है। विद्यालय में भी जो छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, उनमें भी छात्रों की अपेक्षा बेटियों की संख्या अधिक है। यह प्रसन्नता की बात है कि परंपरा पर आधारित आधुनिक शिक्षा का विस्तार करने में हमारी बेटियां अग्रणी भूमिका निभा रही हैं।
मुझे विश्वास है कि आप सभी छात्राओं में से, हमारी बेटियों में से आधुनिक युग की गार्गी, मैत्रेयी, अपाला, रोमसा, लोपामुद्रा निकलेंगी, जो भारतीय मनीषा और समाज की श्रेष्ठता को विश्व पटल पर स्थापित करेंगे। अंत में एक बार फिर मैं आप सबको पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह की हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। खड़े होकर के एक बार पुनः महामहिम का हम राष्ट्रपति महोदय का हृदय से अभिनंदन करते हैं। तो ये सीधी तस्वीरें आप हरिद्वार से देख रहे थे। पतंजलि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से हमारी तमाम जो भारतीय परंपराएं रही हैं उसका एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है, उसको और आगे ले जाने की ज़रूरत है। और दुनिया ने देखा है किस तरीके से इस प्रकार की परंपराओं ने देश और दुनिया को आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण समाचारों से आपको रूबरू कराते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी थी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया गया। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम में तमाम मुद्दों पर अपनी बात साझा की। देश के युवाओं में उद्यमिता की भावना का विकास हो, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा उन्हें प्रेरित करते रहते हैं। पीएम के नेतृत्व में किए गए सरकार के प्रयासों का ही नतीजा है कि आज के समय में देश में स्टार्टअप की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। मन की बात में पीएम मोदी ने कहा कि साल दर साल स्टार्टअप्स को रिकॉर्ड निवेश मिल रहा है। ये क्षेत्र बहुत तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। यहां तक कि देश के छोटे छोटे शहरों में भी स्टार्टअप्स की पहुंच बढ़ी है और आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आजकल हम चारों तरफ सुनते हैं स्टार्टअप स्टार्टअप स्टार्टअप। सही बात है, ये स्टार्टअप का युग है और ये भी सही है कि स्टार्टअप की दुनिया में आज भारत विश्व में एक प्रकार से नेतृत्व कर रहा है। आजकल यूनिकॉर्न शब्द खूब चर्चा में है। आप सबने इसके बारे में सुना होगा। यूनिकॉर्न एक ऐसा स्टार्टअप होता है जिसका वैल्यूएशन कम से कम $1 बिलियन होता है, यानी करीब करीब 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। साथियों, साल 2015 तक देश में बमुश्किल 9 या 10 यूनिकॉर्न हुआ करते थे। आपको ये जानकर बेहद खुशी होगी कि अब यूनिकॉर्न्स की दुनिया में भी भारत तेज उड़ान भर रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक इसी साल एक बड़ा बदलाव आया है। सिर्फ 10 महीनों में ही भारत में हर 10 दिन में एक यूनिकॉर्न बना है। ये इसलिए भी बड़ी बात है क्योंकि हमारे युवाओं ने ये सफलता कोरोना महामारी के बीच हासिल की है। आज भारत में 70 से अधिक यूनिकॉर्न हो चुके हैं, यानी 70 से अधिक स्टार्टअप ऐसे हैं जो 1 बिलियन से ज्यादा के वैल्यूएशन को पार कर गए हैं। साथियों, स्टार्टअप की इस सफलता के कारण हर किसी का उस पर ध्यान गया है और जिस प्रकार से देश से विदेश से निवेशकों से उसे समर्थन मिल रहा है, शायद कुछ साल पहले उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। पीएम मोदी ने कहा कि अब कंपनी शुरू करने वालों को आसपास के लोग उत्साहित और उनका पूरा समर्थन करते हैं। उन्होंने इसे देश के विकास यात्रा का अहम पड़ाव बताया। कुछ सालों पहले यदि कोई कहता था कि वो बिजनेस करना चाहता है या एक कोई नई कंपनी शुरू करना चाहता है, तब परिवार के बड़े बुजुर्ग का जवाब होता था, तुम नौकरी क्यों नहीं करना चाहते? नौकरी करो ना भाई। अरे नौकरी में सिक्योरिटी होती है, सैलरी होती है, झंझट भी कम होती है। लेकिन आज यदि कोई अपनी कंपनी शुरू करना चाहता है तो उसके आसपास के सभी लोग बहुत उत्साहित होते हैं और इसमें उसका पूरा सपोर्ट भी करते हैं। साथियों, भारत की ग्रोथ स्टोरी का यह टर्निंग पॉइंट है, जहां अब लोग सिर्फ जॉब सीकर्स बनने का सपना नहीं देख रहे, बल्कि जॉब क्रिएटर्स भी बन रहे हैं। इससे विश्व मंच पर भारत की स्थिति
और मजबूत बनेगी। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आजादी के 75 वर्ष पूरा होने पर देशवासियों द्वारा लिए जा रहे संकल्पों की चर्चा की। पीएम मोदी ने दिसंबर महीने में सेना के शौर्य से जुड़े अवसरों का भी जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और मन की बात पर पीएम मोदी ने कहा है कि सरकार के अनेक कार्यों में विकास की जो झलक है वो साफ तौर से दिखाई पड़ती है। अनेक योजनाओं के बीच मानवीय संवेदनाओं से जुड़ी बातें हमेशा एक अलग सुख देती हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के प्रयासों से, सरकार की योजनाओं से कैसे जीवन बदल रहा है, उस बदले हुए जीवन का अनुभव क्या है, ये सब सुनते हैं तो हम भी संवेदनाओं से भर जाते हैं। आप एक जिम्मेवारी निभाइए। ऐसे जितने गरीब परिवार हैं आपके आसपास, उनको अपनी ये कैसे आपको लाभ हुआ, कैसे मदद मिली, ये बताइए। और उनको कहिए कि वे भी ऐसा कार्ड बनवा लें, ताकि परिवार में पता नहीं कब क्या मुसीबत आ जाए। और आज गरीब दवाई के कारण परेशान रहे, ये तो ठीक नहीं है। अब पैसों के कारण वो दवाई न ले या बीमारी का उपाय न करे, तो ये भी बड़ी चिंता का विषय है। कि मेरे एक अच्छे साथी बनके जितने गरीबों को आप ये आयुष्मान भारत योजना के संबंध में समझा सकते हैं, वैसे बीमार लोगों की मदद कर सकते हैं, देखिए आपको भी संतोष होगा और मुझे बहुत खुशी होगी। आयुष्मान भारत योजना ये गरीबों के लिए है, मध्यम वर्ग के लिए है, सामान्य परिवारों के लिए है। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों को प्रकृति के संरक्षण का भी संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि हमारे देश में अनेक राज्य हैं, अनेक क्षेत्र हैं जहां के लोगों ने अपनी प्राकृतिक विरासत के रंगों को संजो कर रखा है। प्रधानमंत्री ने तूतुकुड़ी का उदाहरण देते हुए इसे के संरक्षण को लेकर किए गए प्रयासों का भी जिक्र किया है। जब हम प्रकृति का संरक्षण करते हैं तो बदले में प्रकृति हमें भी संरक्षण और सुरक्षा देती है। इस बात को हम अपने निजी जीवन में भी अनुभव करते हैं। और ऐसा ही एक उदाहरण तमिलनाडु के लोगों ने व्यापक स्तर पर प्रस्तुत किया है। ये उदाहरण है तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले का। हम जानते हैं कि तटीय इलाकों में कई बार जमीन के डूबने का खतरा रहता है। तूतुकुड़ी में भी कई छोटे आइलैंड और टापू ऐसे थे जिनके समुद्र में डूबने का खतरा बढ़ रहा था। यहाँ के लोगों ने और विशेषज्ञों ने इस प्राकृतिक आपदा का बचाव प्रकृति के जरिए ही खोजा। ये लोग अब इन टापुओं पर पाल्मेरा के पेड़ लगा रहे हैं। ये पेड़ साइक्लोन और तूफानों में भी खड़े रहते हैं और जमीन को सुरक्षा देते हैं। इनसे अब इस इलाके को बचाने का एक नया भरोसा जगा है। साथियों, प्रकृति से हमारे लिए खतरा तभी पैदा होता है जब हम उसके संतुलन को बिगाड़ते हैं या उसकी पवित्रता नष्ट करते हैं। प्रकृति माँ की तरह हमारा पालन भी करती है और हमारी दुनिया में नए नए रंग भी भरती है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली के वसंत विहार में पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को सुनने के बाद एक बूथ मीटिंग को आज संबोधित किया। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व की जमकर तारीफ की। नॉर्थ ईस्ट के बारे में कितनी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने अपने मन की बात के माध्यम से 130 करोड़ जनता को नॉर्थ ईस्ट का कल्चर, वहाँ की संस्कृति, वहाँ का विचार, वहाँ की सोच और वो हमारे देश का अभिन्न अंग त्योहारों के बारे में बताया। कहीं मकर संक्रांति मनाई जाती है, कहीं पोंगल मनाया जाता है, कहीं कुछ मनाया जाता है। तिथि एक होती है, तरीके अनेक होते हैं। आज उन्होंने बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में बताया। आज उन्होंने बताया कि 6 दिसंबर को और जिस तरीके से हम उनके तिथियों को मनाते हैं और उनका जो कंट्रीब्यूशन है। महिला सशक्तिकरण के बारे में उन्होंने चर्चा की है। महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से क्या क्या काम हो रहा है, सेल्फ हेल्प ग्रुप में क्या लोग कर रहे हैं। स्वास्थ्य की चर्चा की, आयुष्मान भारत की चर्चा की। स्पोर्ट्स को उन्होंने बहुत फोकस किया है। खेल, खिलाड़ी, अब बच्चा ओलंपिक्स, एशियाड, एशियन गेम्स, इसकी चर्चा करता है। संसद का शीतकालीन सत्र कल से शुरू हो रहा है। संसद सत्र को देखते हुए राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। सरकार द्वारा सभी दलों के सदन के नेताओं की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राज्यसभा में नेता सदन और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी सहित कई नेता हिस्सा ले रहे हैं। जबकि विपक्षी दलों में समाजवादी पार्टी से रामगोपाल यादव, बीएसपी से सतीश चंद्र मिश्र,
टीएमसी से डेरेक ओब्रायन, सुदीप बंदोपाध्याय, कांग्रेस से मल्लिकार्जुन खड़गे, आनंद शर्मा, अधीर रंजन चौधरी, जबकि एनडीए सहयोगी दलों की तरफ से पशुपति पारस, अनुप्रिया पटेल, रामदास अठावले इस बैठक में मौजूद है। इस बैठक में सत्र के दौरान कामकाज को सुचारू तरीके से चलाने को लेकर विपक्षी दलों का सहयोग मांगा जाएगा। पीएम मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था। अब संसद सत्र के पहले ही दिन इन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। लोकसभा की कार्यसूची में सोमवार को सरकार ने विधेयक को पेश करने और पास कराने के लिए कराया गया सूची में इसको सूचीबद्ध कराया गया है। तो वहीं राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी राज्यसभा के प्रमुख दलों के नेताओं की आज शाम बैठक बुलाई है। इस बीच भाजपा की पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी की आज एक अहम बैठक हो रही है, जिसमें कई मुद्दों पर विचार किया जाएगा। पार्टी द्वारा आज दोपहर बुलाई गई इस बैठक में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान रणनीति पर विचार किए जाने की संभावना है। उसके बाद एनडीए के नेताओं की भी एक बैठक प्रस्तावित है आज ही, जिसमें संसद सत्र को लेकर रणनीति को अंतिम रूप दिया जा सकता है। त्रिपुरा में अगरतला नगर निगम और अन्य नगर निकायों की 222 से अधिक सीटों के लिए वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। अगरतला नगर निगम में 51 में से 29 वार्डों में बीजेपी उम्मीदवारों को विजेता घोषित किया गया है। मेलाघर नगर परिषद में सभी 13 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। सोनमुरा नगर पंचायत में बीजेपी ने सभी 13 सीटों पर जीत हासिल की है। त्रिपुरा नगर निगम चुनाव में कुल 785 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला आने वाला है। मुख्य मुकाबला भाजपा, टीएमसी और माकपा के बीच है। मोदी सरकार की गेम चेंजर योजना डीबीटी के चलते कोरोना काल में भी सरकारी खजाने को बड़ी बचत हुई है। सरकार के मुताबिक साल 2020-21 में डीबीटी के चलते करीब 45,000 करोड़ रुपए की बचत हुई है। पारदर्शी डीबीटी व्यवस्था के चलते मोदी सरकार ने बीते 7 वर्षों में 2.25 लाख करोड़ रुपए बचाए हैं, जो पहले भ्रष्टाचारियों के या बिचौलियों के पास पहुंच जाया करते थे। सरकार के मुताबिक बीते वित्तीय वर्ष में डीबीटी के चलते सरकार को 44,571 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। डीबीटी पोर्टल के मुताबिक अकेले पीडीएस के जरिए मिलने वाले राशन के मद में सरकारी खजाने को कुल 34,700 करोड़ रुपए की बचत हुई है। याद रहे कि कोरोना काल में देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को लगातार प्रति महीने 5 किलो से ज्यादा मुफ्त राशन मोदी सरकार की तरफ से पहुंचाया गया है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इससे जुड़े पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को मार्च 2022 तक विस्तारित करने का फैसला किया है। इसके अलावा बीते कारोबारी साल में मनरेगा में भी सरकार को 7,803 करोड़ रुपए की बचत हुई है। इतना ही नहीं, एलपीजी गैस सब्सिडी में भी सरकारी खजाने को 1,608 करोड़ रुपए की बचत हुई है। मार्च 2020 तक डीबीटी के चलते सरकार को 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा यानी कुल 1,78,396 करोड़ रुपए की बचत हुई है। कोरोना के दौरान हुई बचत के चलते यह राशि बढ़कर अब 2.22 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो चुकी है। कोरोना के चलते बीते कुछ समय में पूरी दुनिया परेशान रही है। सबसे बड़ी दिक्कत दुनिया भर के सरकारों को अपने नागरिकों तक राहत पहुंचाने में आई है। हालांकि जनधन खातों और डीबीटी की वजह से भारत अपने आम नागरिकों, खासतौर से गरीबों, किसानों और महिलाओं तक सीधी मदद आसानी से पहुंचा सका है। डीबीटी के चलते न सिर्फ भ्रष्टाचार पर प्रहार हुआ है, बल्कि आम आदमी का अधिकार अब सीधे उनके बैंक खातों में पहुंच रहा है। अब तक डीबीटी के जरिए 19.75 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे गरीबों और आम लोगों के बैंक खातों में पहुंची है। फिलहाल 54 केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों की 310 योजनाओं का पैसा डीबीटी के जरिए भेजा जाता है। मौजूदा कारोबारी साल में भी 356 करोड़ ट्रांजैक्शंस के जरिए 3.37 लाख करोड़ रुपए आम लोगों के बैंक खातों में सीधे भेजे गए हैं। और फिलहाल यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब पैर तले से दिन गुजरे सड़के ऊपर से रात चले, तामीर करे नगरी नगरी जब कारीगर का हाथ चले। वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है एक परफेक्ट शुरुआत। मुझे जॉब छोड़ा फिर भी सो कूल। प्रो, नए चैलेंजेस नए मौके लाते हैं। अच्छा, सीरियसली राहुल, मेरा पूरा घर नाउ इट्स एन ऑनलाइन रिटेल स्टोर। देख, वाओ,
लेकिन पैसे? कुछ साल पहले दिवाली बोनस को इन्वेस्ट किया था। और अब तो है LIC का यूलिप प्लान निवेश प्लस। एक बार इन्वेस्ट करो, इंश्योरेंस से सुरक्षा का लाभ और मार्केट की बढ़त का फायदा दोनों पाओ। 1 sec राहुल। मैडम, यू आर डबल कूल। हमेशा 2 अगरबत्ती क्यों? तू ही हंसी, एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए, होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS यू लोन टू 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 96193 333333। इस छोटे से ब्रेक के बाद रुक करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में हुई एक सड़क दुर्घटना में 17 लोग मारे गए हैं। घटना में 15 अन्य लोग घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज इस वक्त चल रहा है। यह दुखद घटना उस समय हुई जब लोग अंतिम संस्कार के लिए जा रहे थे। उत्तर 24 परगना के बगदा से नावादीप जा रहे इन लोगों की वैन एक ट्रक से टकरा गई और ये हादसा हुआ है। पुलिस के मुताबिक हादसे की वजह घना कोहरा और गाड़ियों की तेज रफ्तार रही है। तमिलनाडु और केरल में बारिश का कहर अभी भी जारी है, जिसके चलते इन राज्यों में सामान्य जनजीवन खासा प्रभावित हुआ है। तमिलनाडु में क्षेत्रीय मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक पश्चिमी जिलों और तटीय तथा डेल्टा इलाकों में तेज से बहुत तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। ऊपरी वायु चक्रवाती दबाव के कारण राज्य में मूसलाधार वर्षा हो रही है। मौसम विभाग ने केरल में सोमवार को भारी बारिश की संभावना जताई है। तिरुवनंतपुरम से मल्लपुरम तक 10 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आज के लिए इडुक्की जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तर पूर्व भारत की विकास यात्रा को गति देने के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। प्रयासों की इसी श्रृंखला में नागालैंड के कोहिमा में शनिवार से 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट की शुरुआत हुई है। नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, भारत सरकार के पर्यटन और रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट और विधायक तथा सलाहकार पर्यटन नागालैंड सरकार एच खेहोबी येथु पोमी ने संयुक्त रूप से इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। पूर्वोत्तर राज्यों में रोटेशन के आधार पर होने वाले इस अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट का उद्देश्य घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इस क्षेत्र की पर्यटन क्षमता को उजागर करना है। इस मार्ट में आने वाले प्रतिनिधि मंडल में सरकारी अधिकारी, उद्योग जगत, स्थानीय प्रतिभागियों समेत 300 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। साथ ही वियतनाम, ब्रुनई, म्यांमार, मलेशिया और थाईलैंड जैसे साउथ ईस्ट एशियाई देशों के गणमान्य व्यक्ति भी इस मार्ट का एक अहम हिस्सा है। प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई एक अहम पहल एक भारत श्रेष्ठ भारत को समाहित करते हुए मार्ट में आने वाले प्रतिनिधि मंडल में देश भर के 50 से अधिक छात्र भी शामिल हुए हैं, जो अपने इस अनूठे अध्ययन दौरे के अंतर्गत स्थानीय छात्रों के साथ बातचीत करेंगे और इस क्षेत्र की समृद्ध विरासत तथा संस्कृति के साक्षी बनेंगे और इसे भारत के कोने कोने में फैलाएंगे। कोरोना के खिलाफ देश भर में तेजी से टीकाकरण जारी है। अब तक देश में 121.94 करोड़ से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना टीके 82.86 लाख से अधिक की उसकी खुराकें दी गई। देश में कोरोना से रिकवरी दर 98.34% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में 8,774 दैनिक नए मामले दर्ज किए गए हैं। वर्तमान में कोरोना के सक्रिय मामले घटकर 1,05,691 रह गए हैं। साप्ताहिक पॉजिटिविटी दर लगातार 14 दिनों से 1% से कम बनी हुई है। दिल्ली एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने नए दक्षिण अफ्रीकी वेरिएंट को लेकर कहा है कि इस पर अभी कोई क्लिनिकल डेटा उपलब्ध नहीं है, इसलिए फिलहाल इसके असर के बारे में कहा नहीं जा सकता है। साथ ही उन्होंने लोगों से सतर्कता लगातार बरतते रहने की अपील की है। अब जो हम नए वेरिएंट की बात कर रहे हैं जिसका नाम ओमिक्रॉन है, अभी तक हमारे पास क्लिनिकल डेटा इतना नहीं है, तो अभी हमें और डेटा चाहिए कि ये वेरिएंट जो है ये क्या ज्यादा इन्फेक्शियस है, क्या ये वैक्सीन के असर को और कम कर सकता है और हमें और कुछ करने की जरूरत है। और लेकिन तब तक जब तक ये पूरा डेटा नहीं आता, हमें पूरी तरह से सतर्क रहना है। चांस नहीं ले सकते क्योंकि हम झेल चुके हैं कि सेकेंड वेव में क्या हुआ था, एकदम हमारे केसेस बढ़े थे। इसलिए पूरी तैयारी करनी चाहिए, चाहे वो सर्वेलेंस हो, चाहे वो मैनेजमेंट हो। लेकिन अभी हमें और डेटा चाहिए कि ये वेरिएंट जो है ये एक्चुअली इतना डेंजरस है या नहीं। अभी इसके बारे में हमें और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है।
डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने वैक्सीन के मिक्स एंड मैच को लेकर कहा है कि दुनिया भर के काफी रिसर्च में देखा गया है कि इससे इम्यूनिटी और मजबूत होती है। भारत में भी इसकी संभावना तलाशी जा रही है। उन्होंने सभी लोगों से आगे आकर वैक्सीन लगाने का भी आग्रह किया। उन्होंने कहा है कि वे लोग भी आगे आकर वैक्सीन लगवाएं जिनके पास कोरोना होने के कारण नेचुरल इम्यूनिटी मौजूद है। वैक्सीन से ये और ज्यादा बूस्ट अप होती है। वायरसेस जो है वो रेगुलरली म्यूटेट करते हैं, इसलिए ये म्यूटेशन तो रहेगा। और ये जो है कोरोना वायरस भी हम ये नहीं कह सकते कि ये अब चले जाएगा, ये हमारे साथ ही रहेगा, इन्फेक्शन रहेंगे। लेकिन अगर हमारे वैक्सीनेशन सही रही तो हम सीरियस डिजीज से बच सकते हैं और ये इन्फेक्शन जो एक एंडेमिक इन्फेक्शन बन जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि नेचुरल इन्फेक्शन से भी हमें प्रोटेक्शन मिलती है, लेकिन वो प्रोटेक्शन जो है वो आस्ते आस्ते कम हो जाती है। तो नेचुरल इन्फेक्शन के बाद अगर हम वैक्सीन लगाएं तो एक टाइप का बूस्टर है जिससे हमारी प्रोटेक्शन बेहतर हो जाती है, लॉन्ग लास्टिंग हो जाती है। और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आपको इन्फेक्शन भी हुआ है, हो चुका है कोविड आपको, तो भी आपको आगे आके अपने दोनों टीके लगाने चाहिए, क्योंकि उससे आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी और आगे के लिए आप सेफ रहेंगे। और बात फिल्मों के महाकुंभ की। गोवा में चल रहे 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह का आज शाम समापन हो जाएगा। वर्ल्ड पैनोरमा सेगमेंट में आज आखिरी दिन टेलर, स्टेरेडियम, द सीड, सेल्स, फादर्स ऑफ बुक ऑफ डिलाइट्स जैसी फिल्में दिखाई जाएंगी। इस साल के लाइफ टाइम अवार्ड विजेता निर्देशक इस्तवान स्वाजो की फिल्में कर्नल रेड, फादर और मेफिस्टो आज दिखाई जाएंगी। महान अभिनेता सीन कॉनरी को विशेष श्रद्धांजलि अनुभाग में उनकी क्लासिकल फिल्में जैसे फ्रॉम एशिया विद लव और यू ओनली लिव ट्वाइस आज के शेड्यूल का हिस्सा बनी हुई हैं। फेस्टिवल का समापन असगर फरहादी की फिल्म अ हीरो से होगा। 52वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में देश दुनिया की फिल्मों का प्रदर्शन लगातार जारी है, तो वहीं इन कन्वर्सेशन सेशन के माध्यम से दुनिया भर के फिल्म निर्माता और कलाकार अपने अपने अनुभव इस मंच पर आकर साझा कर रहे हैं। इफी में जहां रीजनल सिनेमा की धूम देखने को मिल रही, तो वहां कई साथ में अगर देखा जाए तो कई श्रेणियों में दिखाई जा रही विदेशी फिल्मों में को भी दर्शकों की जबरदस्त वाहवाही मिल रही है। गोवा में चल रहा 52वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव अपने आखिरी चरण पर पहुंच चुका है। अब क्लोजिंग सेरेमनी की तैयारियां चल रही हैं, लेकिन ऐसे में सरप्राइजेस की कोई कमी नहीं है। इफी में कंपटीशन श्रेणी में मराठी फिल्म फनरल ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है, लेकिन फिल्म के स्टार कास्ट से एक किरदार मार्टिन ने जब रेड कार्पेट पर वॉक किया तो मानो पूरा इफी इन्हीं ने जीत लिया। जी हाँ, फिल्म में इस कौवे ने कहानी को बांध कर रखा है। फिल्म में क्रो इज ब्रिंगिंग द लाइटनेस ऑफ डेथ, यू नो, सो क्रो इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर फॉर आवर फिल्म, लाइक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। बेसिकली डेथ के बारे में बात करने वाली फिल्म है। हमने देखा कोविड सेकेंड वेव है, कोविड अभी भी मतलब लोग बोल रहे हैं थर्ड वेव, वी ऑल सराउंडेड बाय डेथ। तो डेथ हमारे आजू बाजू में था। लास्ट 2 इयर्स हर फैमिली में कोई ना कोई स्टोरी है। तो एज अ सोसाइटी डेथ हमारे आजू बाजू में था और उसको लेके हम लोगों ने कुछ अच्छा मैसेज देने की कोशिश की है। हमारा टैगलाइन फिल्म में जो हम लोग लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, मराठी में एक हमने टैगलाइन बनाई है जिसका नाम है जगू आनंदे निगू आनंदे, जो है कि आप हंसते हंसते आओ और हंसते हंसते चले जाओ। वहीं इफी के प्रांगण का शनिवार को सूचना और प्रसारण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव नीरजा शेखर ने दौरा किया। फिल्मकारों को उत्तर प्रदेश में सिंगल विंडो क्लियरेंस देने हेतु फिल्म बंधु वेबसाइट की शुरुआत की गई है, जिसकी झलक इफी में देखने को मिली। अतिरिक्त सचिव के अलावा इस मौके पर अभिनेता रणधीर कपूर और निर्देशक राहुल रवेल भी मौजूद रहे। यूपी सरकार का शुक्रगुजार हूँ, योगी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये फिल्म बंधु जो नया कार्यक्रम शुरू किया है फिल्मों के लिए, ये एक बढ़ावा देता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री को। इस बार जो पहली बार किया कि 75 साल हैं स्वतंत्रता के, तो हम 75 कम से कम एक टोकन है कि 75 लोगों को हम क्रिएटिव माइंड्स जो हैं हमारे देश के, इनको हमने चुना, एक ज्यूरी बनी, उनकी फिल्म्स को सिलेक्ट किया गया, एक बाकायदा प्रोसेस के साथ उनको लेकर आया गया। तो एक फ्यूचरिस्टिक जो बोर्ड दिया गया है इसको, वो बहुत हमारे लिए एक आशा की किरण की तरह है कि हमें और आगे इसको लेकर जाना है। इसके अलावा आज भी फिल्मों की स्क्रीनिंग लगातार जारी है। मास्टर क्लासेस और इन कॉन्वर्सेशन सत्र का सिलसिला भी बिना रुके चल रहा है। आखिरी दिन इफी की हर याद दर्शक अपने दिल में समेट लेना चाहते हैं। ज्योतिका ग्रोवर, डीडी न्यूज, गोवा।
और दिल्ली में चल रहा भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शनिवार को संपन्न हो गया। मेला के आखिरी दिन काफी भीड़ उमड़ी और लोगों ने मेले में जमकर खरीदारी भी की। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मंडपों को पुरस्कार भी प्रदान किए। इसमें बिहार, केयर बोर्ड और बहरीन को स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहा 40वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला शनिवार को संपन्न हो गया। मेले के आखिरी दिन केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने सर्वश्रेष्ठ पंडालों के लिए पुरस्कार वितरित किए। इसमें राज्यों के पंडालों में बिहार को स्वर्ण, असम को रजत और केरल को कांस्य पदक प्रदान किया गया, जबकि मध्य प्रदेश को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र मिला। मंत्रालय और विभागों के पंडाल में केयर बोर्ड को स्वर्ण, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के हुनर हाट को रजत, आयुष और स्वास्थ्य मंत्रालय पंडाल को कांस्य पदक प्रदान किया गया। वहीं सेबी और एनसीडीसी को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। विदेश के पंडालों में बहरीन को स्वर्ण, बांग्लादेश को रजत, टर्की को कांस्य और ईरान को विशेष प्रशंसा प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। खास तौर से जो स्वदेशी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो मेक इन इंडिया, वोकल फॉर लोकल का जो संकल्प और आह्वान रहा, उसमें दुनिया जहां पर आर्थिक रूप से तंगी और मंदी से जूझ रही थी, हमारे इसी हौसले ने, हमारे इसी संकल्प ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को, जैसा कि अभी गोयल साहब ने कहा, उसको स्टेबल रखा। मेले की थीम इस बार आत्मनिर्भर भारत रखी गई थी, जिसके आधार पर प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों और पंडालों को सजाया था। मेले में मिले लोगों के अच्छे रुझान और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मिले सम्मान से प्रदर्शक काफी उत्साहित हैं। अप्रिसिएशन तो प्राउड देता ही है, और ये रिकॉग्निशन है जो मेरे ख्याल आज की डेट में प्राइम मिनिस्टर भी बोल रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। तो बीइंग अ इंडियन कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है कि इन्होंने रिकॉग्नाइज़ किया, और ऐसे इंडियन कंपनीज को गवर्नमेंट और ट्रेड फेयर ऊपर उठाता रहेगा, और जिससे कि मेन हर पब्लिक के पास, हर लोग किसी के पास प्रोडक्ट पहुंच सके। हमारी कोशिश यही रहती है। मेरे पास इतने बड़े वर्ड्स नहीं है कहने के लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। जितना बड़ा ये अवार्ड हमें मिला है IITF की तरफ से, हमारा प्रोत्साहन और भी बढ़ गया है, हमारे हौसले और भी बुलंद हो गए हैं। जो भी लोग हमें देख रहे हैं उनके भी हौसले और बुलंद हो गए हैं कि ऐसे ट्रेड फेयर में हमें हमेशा विजिट करना चाहिए, आना चाहिए। नई नई चीज़ें यहाँ पता चलती हैं, नई नई आइटम्स के बारे में पता चलता है, फूड इंडस्ट्री के बारे में पता चलता है, फूड इंडस्ट्री मेक इन इंडिया क्या कर रहा है हमारे लिए। मेले में इस बार एक से बढ़कर एक उत्पाद देखने को मिले। करीब 3000 प्रदर्शकों ने अपने उत्पादों को मेले में प्रदर्शित किया, जिसमें इस बार काफी युवा प्रदर्शकों की भी भागीदारी रही। दिल्ली ट्रेड फेयर में अपने पेपर मैशी के हैंडीक्राफ्ट्स लेकर आई हूँ, और ये एक्सपीरियंस मेरे लिए शायद सेकंड टाइम मैंने ट्रेड फेयर में पार्टिसिपेट किया है, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पे क्राफ्ट को लोग पसंद कर रहे हैं, एंड क्राउड भी है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, जितनी भी पेंटिंग्स बनाई हैं, ये सब मैंने हाथ से बनाई है। मेले के आखिरी दिन प्रगति मैदान में काफी भीड़ देखने को मिली। लोगों ने मेले में आखिरी दिन जमकर खरीदारी की। गौरतलब है कि इस बार मेले में बिहार को जहां साझेदार राज्य बनाया गया था, तो वहीं उत्तर प्रदेश और झारखंड को फोकस राज्य का दर्जा मिला। गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक दुनिया में अब तक के सबसे महान संघर्षों में से एक है। स्वतंत्रता की गाथा में आज के संस्करण में हम महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जाति विरोधी समाज सुधारक और महाराष्ट्र के लेखक ज्योतिराव गोविंदराव फुले के बारे में बात करेंगे। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले दोनों ही भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत रहे हैं। आइए इन महान व्यक्तित्व के बारे में और कुछ जानकारी आपके साथ साझा करते हैं। 28 नवंबर 1890 को भारत ने महाराष्ट्र के एक महान सामाजिक कार्यकर्ता, विचारक, जातिवाद विरोधी समाज सुधारक और लेखक को खो दिया, जिन्होंने ब्रिटिश भारत के दौरान अपने महान कार्यों से अपनी अमिट छाप छोड़ी। ये थे ज्योतिबा फुले के नाम से लोकप्रिय ज्योतिराव गोविंदराव फुले। उन्हें 1888 में प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता विठ्ठलराव कृष्णजी वंदेकर ने महात्मा की उपाधि से सम्मानित किया था। फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले भारत में महिला शिक्षा के अग्रदूत थे। ज्योतिराव गोविंदराव फुले का जन्म 1827 में पुणे में हुआ था। वो छोटे बच्चे ही थे तो उन्हें स्कूल से निकाल लिया गया और वो अपने परिवार के साथ दुकान और खेत में काम करने लगे थे। लेकिन एक बुजुर्ग ईसाई मित्र ने
फुले की बुद्धिमत्ता को पहचाना और फुले के पिता को उन्हें स्थानीय स्कॉटिश मिशन हाई स्कूल भेजने के लिए राजी किया। फुले ने अंग्रेजी स्कूल में अपनी शिक्षा 1847 में पूरी की। 1848 में ज्योतिबा फुले के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ आया जब वे एक तथाकथित उच्च जाति के मित्र की शादी में गए। फुले बारात में शामिल हुए, लेकिन बाद में इसके लिए उनके दोस्त के माता पिता ने उन्हें फटकार लगाई और उनका अपमान किया। इस घटना ने जाति व्यवस्था के अन्याय के संदर्भ में फुले पर गहरा प्रभाव डाला। बाद में 21 साल की उम्र में फुले ने अहमदनगर में ईसाई मिशनरियों द्वारा संचालित लड़कियों के एक स्कूल का दौरा किया। उन्होंने थॉमस पेन की पुस्तक राइट्स ऑफ मैन पढ़ी और सामाजिक न्याय की गहरी समझ विकसित की। उन्होंने महसूस किया कि भारतीय समाज में परिस्थितियां तथा कथित निचली जातियों और महिलाओं के अनुकूल नहीं थीं और इनसे मुक्ति के लिए इन वर्गों की शिक्षा महत्वपूर्ण थी। फुले ने पहले अपनी पत्नी सावित्रीबाई को पढ़ना लिखना सिखाया और फिर इस दंपत्ति ने 1848 में पुणे में लड़कियों के लिए पहला स्वदेशी स्कूल शुरू किया। पुणे की तथाकथित सवर्ण जातियों को उनका काम मंजूर नहीं था, लेकिन कई भारतीयों और यूरोपीय लोगों ने उनकी उदारता से मदद की। पुणे में रूढ़िवादियों ने उनके अपने परिवार और समुदाय को भी उन्हें बहिष्कृत करने के लिए मजबूर किया। इस दौरान उनके दोस्त उस्मान शेख और उनकी बहन फातिमा शेख ने उनके सिर पर छत मुहैया कराई। उन्होंने अपने परिसर में उन्हें स्कूल शुरू करने में भी मदद की। बाद में फुले ने तथाकथित निचली जातियों के बच्चों के लिए स्कूल शुरू किए। 1852 में 3 फुले स्कूल चल रहे थे और 273 लड़कियां इन स्कूलों में शिक्षा प्राप्त कर रही थी। समाज में महिलाओं और विधवाओं की दुर्दशा ने भी फुले को झकझोर दिया। उन दिनों विधवाओं के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था और उनकी छाया तक को भी अशुभ माना जाता था। उन्हें अपनी पीठ पर झाड़ू लेकर चलना पड़ता था ताकि वे जिस रास्ते से गुजरे उसे साफ कर सके। फुले ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया और 1863 में गर्भवती विधवाओं के लिए सुरक्षित स्थान पर प्रसव के लिए एक घर की शुरुआत की। उन्होंने शिशु हत्या की दर को कम करने के प्रयास में एक अनाथालय की स्थापना की। फुले ने साहस पूर्वक पुणे के चारों ओर पैम्फलेट चिपका दिए और इन शब्दों में विज्ञापन दिया। विधवाएं यहाँ आएं और अपने बच्चे को सुरक्षित और गुप्त रूप से जन्म दें। ये आपकी इच्छा पर है कि आप बच्चे को केंद्र में रखना चाहते हैं या उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। यदि आप अपना बच्चा इस अनाथालय में छोड़ कर जाते हैं तो यहाँ बच्चे की पूरी देखभाल की जाएगी। फुले दंपत्ति 1880 के दशक के मध्य तक शिशु हत्या रोकथाम केंद्र चलाते रहे। 24 सितंबर 1873 को फुले ने दलित वर्गों और महिलाओं के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए सत्यशोधक समाज का गठन किया। महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की पुण्यतिथि पर हम उन्हें नमन करते हैं। और बात है एनसीसी दिवस की। एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरवीर पाल सिंह ने इंडिया गेट स्थित वॉर मेमोरियल पर अमर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। हर साल एनसीसी नवंबर के आखिरी रविवार को अपना स्थापना दिवस समारोह मनाती है। एनसीसी दिवस के एक दिन पूर्व कैडेट्स ने शहीदों को याद किया। पेश है इस बारे में हमारे संवाददाता गिरीश निशाना की एक रिपोर्ट। राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी अपनी 73वीं वर्षगांठ मना रही है। हर साल नवंबर महीने के आखिरी रविवार को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। इस मौके पर दिल्ली में इंडिया गेट के वॉर मेमोरियल पर एनसीसी महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह सहित कैडेटों ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। एनसीसी की स्थापना 1948 में की गई थी और आज देश भर में राष्ट्रीय कैडेट कोर में करीब 15 लाख कैडेट प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनसीसी एलुमनाई एसोसिएशन का भी शुभारंभ किया है। इस संघ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पूर्व एनसीसी कैडेट के रूप में एसोसिएशन के पहले सदस्य के रूप में नामांकित किया गया है। एनसीसी के पूर्व कैडेटों को एनसीसी के साथ फिर से जोड़ने में सक्षम बनाने के लिए एक औपचारिक मंच प्रदान करने के उद्देश्य से एनसीसी पूर्व छात्र संघ की शुरुआत की गई है। ये संघ एनसीसी के उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा और राष्ट्र निर्माण में सहायता करेगा। पिछले एक साल में 3 मुख्य माइलस्टोन
बॉर्डर एरिया में 1 लाख कैडेट्स की वृद्धि, सिमुलेटर द्वारा राइफल, रोइंग और फ्लाइंग में ट्रेनिंग की शुरुआत और हाल ही में एनसीसी एल्यूमिनाई एसोसिएशन का प्रधानमंत्री द्वारा लॉन्च। जब एनसीसी की स्थापना हुई थी तो इसकी सदस्य सिर्फ 40,000 थी, अब जाकर ये विश्व की सबसे बड़ी यूनिफॉर्म फोर्स बनी है। इसकी सदस्यता अब 15 लाख है। देश में एनसीसी के कुल 17 निदेशालय हैं, जिसमें कैडेट सामाजिक कार्यों और सामुदायिक विकास की गतिविधियों में भी हमेशा बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। 1971 के बाद अब कोरोना महामारी में भी 2 लाख से ज्यादा एनसीसी कैडेटों ने अपनी भूमिका निभाई है। राष्ट्रीय कैडेट कोर का लक्ष्य कैडेटों को समाज के अच्छे नागरिक बनाने और उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में योग्य और अग्रणी बनाने के लिए उनमें चारित्रिक गुणों का विकास करना है। सामाजिक गतिविधियों में कैडेट स्वच्छ भारत अभियान, जल शक्ति, वृक्षारोपण, प्रदूषण के खिलाफ जागरूकता, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल इंडिया जैसे जागरूकता कार्यक्रमों में भी अपनी भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। और कल से शुरू हो रहे संसद के सत्र से पहले आज ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई थी। उसके बाद में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी प्रेस को संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधे ले चलते हैं। और प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके द्वारा प्रेस के सामने कही गई बात का हम आपके सामने जिक्र करेंगे। उससे पहले हमारे सहयोगी संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ बात हुई है? क्योंकि संसद का सत्र सुचारू रूप से चल सके, इसको लेकर तमाम दलों में एक सहमति बनाने की कोशिश सरकार की ओर से, क्या बातचीत? जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण है। बैठक अभी खत्म हुई है और तमाम विपक्षी दलों की तरफ से कई मुद्दे उठाने की बात कही गई है। कांग्रेस पार्टी, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी समेत तमाम विपक्षी दलों के जो सदन के जो नेता हैं, उन्होंने इस बैठक में हिस्सा लिया। मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी बात रख रहे हैं। कांग्रेस जिन मुख्य मुद्दों को सत्र के दौरान उठाना चाहती है, उसमें हम जानते हैं कि सरकार की तरफ से देखें, इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्यसभा में सदन के नेता केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल समेत प्रमुख नेता शामिल हुए। निश्चित तौर पर जो सरकार का एजेंडा है, तकरीबन 26 विधेयक हैं जो संसद के आगामी सत्र के दौरान, जो कल से शुरू हो रहा है, सरकार सदन के पटल पर रखना चाहती है। और बहुत अहम ये है कि कल ही लोकसभा में जो 3 कृषि कानूनों से वापसी से जुड़ा बिल है, वो सदन के पटल पर रखा जाएगा लोकसभा में। तो निश्चित तौर पर बहुत अहम विधायी एजेंडा होगा सरकार का। यही वजह है कि आज आप देखें कि दोपहर बाद एक बैठक और होनी है, बीजेपी पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव कमेटी की बैठक और एनडीए के फ्लोर लीडर्स की बैठक होनी है, जिसमें जो सरकार की रणनीति है उस पर विचार विमर्श होगा। जहां तक विपक्ष का सवाल है, विपक्ष ने ये अपनी मंशा जाहिर की है कि वो संसद सत्र के दौरान तमाम अहम मुद्दों को उठाना चाहेगा। शैलेंद्र, हमने देखा है कि अभी संविधान दिवस के मौके पर भी विपक्षी दलों ने एक तरीके से सदन उस कार्यक्रम में मौजूद नहीं रहे, तो अपने आप में एक संकेत के तौर पे दिखाई पड़ता है कि आगामी संसद के सत्र को लेकर विपक्षी दलों का जो एक संकेत है, या कहा जाए जो उनके द्वारा दिया जा रहा मैसेज है, वो किस ओर इशारा कर रहा है? देखिए, संसद सत्र एक ऐसा मौका होता है जब विपक्षी दल सरकार से कुछ सवाल पूछते हैं, सरकार को विभिन्न मुद्दों पर उन सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं। आज इस सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस, टीएमसी सहित तमाम दलों ने संकेत दिया है कि चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो या फिर कोविड के दौरान जो लोग जिनकी मौत हुई उनके मुआवजे से जुड़ा विषय हो, इस तरह के मुद्दों को संसद सत्र के दौरान तमाम विपक्षी दल उठाना चाहेंगे। और कई और मुद्दे हैं जिन पर इस सत्र के दौरान एक तरह से देखें विपक्षी दलों की तरफ से उठाया जा सकता है। हम जानते हैं कि सरकार ने संकेत पहले ही दिए हैं कि कोई भी मुद्दा हो, सरकार उस पर नियमों के तहत एक तरह से देखें बातचीत को तैयार रहती है।
अगर लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति उस पर अनुमति देते हैं तो निश्चित तौर पर कोशिश यही है कि सहमति के साथ जो सत्र कल से शुरू हो रहा है वो उसमें कामकाज को आगे बढ़ाया जाए, जिससे सकारात्मक माहौल में सत्र की शुरुआत हो। निश्चित तौर पर देखना होगा कि कल क्या रुख रहता है विपक्षी दलों का संसद के अंदर, चूंकि सरकार ने पहले ही ऐलान कर दिया है कि पहले ही दिन कृषि कानून की वापसी से जुड़ा बिल लोकसभा में रखा जाएगा और उसको सूचीबद्ध भी कर दिया गया। तो निश्चित तौर पर बहुत अहम सत्र रहने वाला है सरकार के लिहाज से भी और विपक्षी दलों के लिहाज से भी। शैलेंद्र, ये एक बड़ा मसला था अपने आप में कि हमने देखा कि नए कृषि कानूनों को लेकर संसद में लगातार एक हंगामा भी हमने देखा किस प्रकार से रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी के ऐलान के बाद में कि और पहले ही दिन सरकार उसको वापसी के लिए ला रही है, उस प्रक्रिया को पूरा करने जा रही है, इस लिहाज से कम एक बड़ी मांग विपक्ष की भी कम से कम कह सकते हैं मानी गई है सरकार के माध्यम से, तो एक शोर शराबे की गुंजाइश भी कम होती दिखाई पड़ेगी। निश्चित तौर पर उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया इन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का और ठीक उसके बाद कैबिनेट में इसको मंजूरी दी गई और अब लोकसभा में लिस्ट भी कर दिया गया है इसे वापसी वाले बिल को पेश करने के लिए, तो निश्चित तौर पर बहुत महत्वपूर्ण है। आप सुन रहे होंगे जब संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी मीडिया को संबोधित करने जा रहे हैं। जी, हम उम्मीद करते हैं वो तस्वीरें भी हम तक जल्दी ही पहुंचेंगी कि संसदीय कार्य मंत्री, और हम सीधे रुख करते हैं और प्रहलाद जोशी जो कि संसदीय कार्य मंत्री वो इस वक्त मीडिया को संबोधित कर रहे हैं। जो पार्लियामेंट विंटर सेशन शुरू हो रहा है वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। सभी अपोजिशन हमको आश्वस्त भी किया है कि हम पूरा कोऑपरेट करेंगे और इस बार और ज़्यादा प्रोडक्टिव सदन होगा, सेशन होगा, ऐसे सरकार का उम्मीद है। सर, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि क्या कारण है कि प्रधानमंत्री नहीं आए इसमें? प्रधानमंत्री जी आने का परंपरा शुरू हुआ माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद। उससे पहले सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्रालय, पार्लियामेंट अफेयर्स मंत्री ये मीटिंग बुलाता था। माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद वो इस मीटिंग में आने का एक परंपरा शुरू किया है, इस बार नहीं आ पाए हैं। थैंक यू। तो आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे थे कि ऑल पार्टी मीटिंग के बाद में किस तरीके से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने मीडिया के सामने बात रखी और कहा है कि सरकार हर विषय पर नियम के अनुरूप चर्चा कराने को तैयार है और विपक्ष ने भी सहयोग की पूरी अपील की है। सरकार ने अपील की है कि आप सहयोग दीजिए और सुचारू कामकाज से बेहतर प्रोडक्टिविटी के साथ में आगामी संसद के सत्र को आहूत किया जा सके। और 31 पार्टियों के 43 नेताओं ने शिरकत की है और सार्थक बातचीत का जिक्र सरकार की ओर से किया गया है। हमारे सहयोगी शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ में लगातार बने हुए। शैलेंद्र, अपने आप में सरकार इस बात का एक संकेत देती दिखाई पड़ रही है कि सार्थक बातचीत हुई है, यानी कि उम्मीद जगती है कि साहब कल से जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो बिना व्यवधान के कामकाज दिखाई पड़ सकता है। निश्चित तौर पर उम्मीद जरूर की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने तमाम ऐलान किए हैं और जिस तरह से लोकसभा में कृषि कानूनों को वापसी से जुड़ा विधेयक लिस्ट किया गया है, उसके बाद ये उम्मीद है कि ये जो सत्र कल से शुरू हो रहा है उसमें सुचारू रूप से कामकाज होगा और एक सहमति बढ़ेगी सत्ता और विपक्ष के बीच। और इस बात के संकेत भी मल्लिकार्जुन खड़गे
जो कांग्रेस के नेता हैं राज्यसभा में उन्होंने दिया और कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि कई जो मुद्दे हैं उस पर एक सरकार के साथ सहमति बनेगी और विपक्षी दल सहयोग करेगा अगर सरकार उस हिसाब से उनकी मांगे मानती है, चाहे वो मुद्दों को उठाने को लेकर हो या फिर जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है आज की बैठक में। तो निश्चित तौर पर एक तरह से कह सकते हैं कि हो सकता है कि कल हम देखें कि इस बार का जो सत्र है वो शुरुआत से ही एक तरह से उसमें सकारात्मक माहौल में प्रोडक्टिविटी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह से संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने उम्मीद भी जताई है कि पिछले सत्र से ज्यादा इस सत्र में आज होगा, इस बात की उम्मीद है और इस बात की कोशिश भी की गई है आज की सर्वदलीय बैठक में कि विभिन्न मुद्दों पर सहमति बनाई जाए। शुक्रिया शैलेंद्र इस बातचीत अपडेट्स के लिए। निश्चित तौर से आज महत्वपूर्ण बैठकों का दिन है। संसद के कल के सत्र से शुरू होने से पहले आप तमाम बैठकों पर नजर रखिए, आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात कोविड की करते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के देशों से निगरानी बढ़ाने, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामाजिक उपायों को मजबूत करने और ओमिक्रॉन नामक कोविड-19 के एक नए संस्करण से लड़ने के लिए टीकाकरण कवरेज बढ़ाने के लिए कहा है। वैश्विक स्वास्थ्य निकाय ने कहा है कि उत्सवों और समारोह में सभी एहतियाती उपाय शामिल होने चाहिए और भीड़ और बड़ी सभाओं से बचना चाहिए। WHO दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह ने कहा है कि किसी भी कीमत पर देशों को अपनी सुरक्षा को कम नहीं करना चाहिए। एक बयान में उन्होंने कहा है कि हालांकि दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के अधिकांश देशों में कोविड-19 के मामलों में गिरावट आ रही है, दुनिया में कहीं और मामलों में वृद्धि और चिंता के एक नए संस्करण की पुष्टि लगातार जोखिम और आवश्यकता की याद दिलाती है। वायरस से बचाव और इसके प्रसार को रोकने के लिए सर्वोत्तम प्रयास करें। उन्होंने कहा है कि देशों को निगरानी और अनुक्रमण बढ़ाना चाहिए। डॉक्टर सिंह ने कहा व्यापक और अनुरूप सार्वजनिक स्वास्थ्य और प्रसारण को रोकने के लिए सामाजिक उपायों को जारी रखना चाहिए। क्षेत्रीय निदेशक ने कहा है कि जितना अधिक कोविड-19 फैलता है उतने ही अधिक अवसर वायरस को बदलने और उत्परिवर्तित करने के लिए भी होंगे और महामारी अधिक समय तक चलेगी। डॉक्टर सिंह ने सलाह दी है कि लोगों को सबसे महत्वपूर्ण बात ये करनी चाहिए कि वे वायरस के संपर्क में आने के जोखिम को कम करें, नाक और मुंह को ढकने वाला मास्क पहनें, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, खराब हवादार या भीड़ भाड़ वाली जगहों से बचें, हाथ साफ रखें, खांसी और छींक को कवर करें और टीका जरूर लगवाएं। इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। हमेशा दो अगरबत्ती क्यों? तू है हंसी, एक तुम्हारे लिए और दूसरी सबके लिए। साइकिल प्योर अगरबत्तीज। होंगे बच्चे स्वस्थ भले भूलेगा बचपन, इन्हें पिलाओ मुगली घुट्टी 555। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया लाया है लोन उत्सव। आइए होम लोन सिर्फ 6.40 के लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पर विद 0 प्रोसेसिंग चार्जेस। SMS YOLO to 56161 और गिव अ मिस्ड कॉल टू 96193 333333। गंगा के किनारे से जमुना के मझधारे तक, बनारस के घाट से मथुरा के पाट तक, जो तय करते हैं सिंहासन उन तक पहुंचेंगे हम। बोलेंगे गलियां, बोलेंगे चौराहे, सबकी जुबानें, हर एक का मन। क्या बोले यूपी, देखिए मेरे साथ सिर्फ डीडी न्यूज पर। दिन भर की हर अहम खबर को समेटे डीडी न्यूज का प्राइम टाइम शो न्यूज नाइट, जहां होती है देश दुनिया से लेकर खेल और बिजनेस की सुर्खियां।
हर बड़ी कवरेज पर ग्राउंड जीरो पर तैनात हमारे संवाददाताओं की आंखों देखी। खासतौर पर पीएम मोदी की मुलाकात। बड़ी खबर पे हम करेंगे चर्चा। बड़ी खबरों पर विशेषज्ञों के साथ विस्तृत चर्चा। सटीक खबर, भरोसेमंद खबर और पैनी नजर। खबर ही नहीं, खबर का विश्लेषण कब्जा करना। देखिए न्यूज़ 9 हर रात 8 बजे सिर्फ डीडी न्यूज़। नमस्ते इंडिया। नमस्ते लैंड। मरहबन इलल हिंद। जरी इंडिया। सलाम इंडिया। नमस्ते इंडिया। नमस्कार भारत। मुई इंडिया। नहनु हुनूर इंडिया। माँ हिंदी हस्ती। हिंदियानी। सलाम हिंदुस्तान। वी आर इंडिया। Your window to rising India. India's voice on global platforms. Latest news from India and around the world. In-depth analysis of global headlines. Watch DD India in your country. Available for downlink in Middle East countries. STTV broadcast is available through the satellite GSAT 17 at 93.5 degrees east. HDTV broadcast is available through the satellite GSAT 10 at 83 degrees east. For technical details, scan here. Switch to DD India now. नमस्कार, डॉक्टर स्पीक में आपका स्वागत है। मैं हूं रजनी सेन। कोरोना के खिलाफ जंग में जीत का सफर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। कोरोना के संकट से उबारने और सभी को सुरक्षित रखने में टीकाकरण अभियान तेजी से रोज नए कीर्तिमान भी बना रहा है। लेकिन संकट अभी टला नहीं है और एक नए कोरोना वेरिएंट ने पूरे विश्व की चिंताओं को बढ़ा दिया है। ओमिक्रॉन नाम के इस नए स्ट्रेन से एक बार फिर से कोरोना और उससे होने वाले नुकसान की चुनौती खड़ी हो गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए स्ट्रेन को ओमिक्रॉन नाम दिया है। बात घबराने की नहीं है, लेकिन सावधानी बरतने की जरूर है। बदलता मौसम, गिरता तापमान, जीका वायरस, डेंगू और प्रदूषण जैसी कई चुनौतियां हैं जिनसे सावधानी के साथ निपटने की जरूरत है। तो कैसे रहें सुरक्षित और कैसे करें बचाव, इन सभी पर बात करेंगे आज अपने डॉक्टर विशेषज्ञों से। और आप दर्शक हमारे इस कार्यक्रम का बेहद अहम हिस्सा हैं। हमारे कार्यक्रम में कोरोना या डेंगू से जुड़े किसी भी समाधान के लिए आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर हैं 011-233-87031। और हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, हमारे साथ जो विशेषज्ञ आज जुड़ रहे हैं आपके समाधानों के लिए, वो हैं डॉक्टर अनिल गुर्टू, डायरेक्टर ऑफ मेडिसिन, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, डॉक्टर संजय के रॉय, प्रोफेसर ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर कोविड-19 वैक्सीन ट्रेल, एम्स, और डॉक्टर रूपाली मलिक है हमारे साथ, एसोसिएट प्रोफेसर मेडिसिन, बीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और जैसा कि एक नए वेरिएंट ने दस्तक दे दी है स्वास्थ्य की दुनिया में और इसने चिंताएं भी बढ़ा दी है स्वास्थ्य जगत की, लेकिन कितना खतरनाक है इसके बारे में जानकारी अभी पूरी तरह से हमारे सामने नहीं आई है। कितनी जानकारी अभी उपलब्ध है, हमारे विशेषज्ञ आज इसी पर आपको इन जानकारियों से रूबरू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अनिल गुर्टू है, सबसे पहले उनके पास चलते हैं। डॉक्टर गुर्टू, अगर बात करें इस नए वेरिएंट की जिसने पूरे ही विश्व की चिंताओं को बढ़ा दिया है, क्या जानकारी निकलकर सामने आ रही है? कितना खतरनाक है, कितना इससे संक्रमण का खतरा है? कितना खतरनाक है या कितना संक्रमण का खतरा है, ये इसका उत्तर 3 प्रश्नों से जुड़ा हुआ है। पहला प्रश्न, क्या ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन B11529 क्या ये ज्यादा जल्दी प्रहार करता है या फैलता है समुदायों में, कम्युनिटी में? इसकी ट्रांसमिशन रेट ज्यादा है, कम है या उतनी ही है? पहला प्रश्न, ट्रांसमिशन, फैलाव कितना जल्दी हो रहा है? इस पर अभी तक जो प्राथमिक जानकारी मिली है, अभी प्राथमिकी है, बदल सकती है,
हर चीज बदल सकती है, जो उससे प्राइमा फेशी लगता है कि ये ज्यादा जल्दी फैल रहा है बनिस्बत डेल्टा वेरिएंट जो अभी कायम है और जो अभी 90% से भी ज्यादा फैलाव है जिसका दुनिया भर में, उससे शायद ये ज्यादा जल्दी प्रहार कर रहा है, फैल रहा है, ट्रांसमिशन कर रहा है। वो झलकी हमें मिलती है जी। साउथ अफ्रीका की सिचुएशन देखने में, जो कि मेरा ख्याल 9 नवंबर को पहला केस रिपोर्ट हुआ और जो 25 और केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एक प्रेस वार्ता कर रहे हैं, सीधे आपको वहीं ले चलते हैं। सरकार इतना ही इनका परिचय नहीं है, मैं आज एक नया नाम देना चाहता हूं और नया नाम है महाविश्वासघाती आघाड़ी। जनता का विश्वासघात किया है, समझाऊंगा मैं कैसे किया है। इन्होंने क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स किया और आपको याद होगा महाराष्ट्र के 1995 के चुनाव में, जिसमें भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की सरकार स्थापन हुई, कांग्रेस सत्ता से बेदखल हुई, उसका भी मुख्य विषय यही था कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। कैसे हो रहा है वहां कारोबार? एक प्रमुख मंत्री है, उनके घर इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं और 1000 से ज्यादा करोड़ रुपयों का बेनामी संपत्ति का पता लगता है। 1000 करोड़। एक दूसरे मंत्री है एनसीपी के, उनको गिरफ्तार हुए क्योंकि एक विसल ब्लोअर पे, आम आदमी पे उन्होंने हमला किया, अपहरण का प्रयास किया। तीसरे मंत्री तो बहुत ही भारी निकले, उन्होंने सीधे मुंबई पर बम हमले करने वाले यानी दाऊद गैंग के 1993 का बॉम्ब, सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट जो जिन्होंने करवाए, ऐसे एक आतंकी से सस्ते में जमीन खरीदी। मराठी में इसे भूखंड कहते हैं। तो यही तो था 95 का भी विषय। आपको याद होगा उस समय शरद पवार जब पहले रक्षा मंत्री थे, तो रक्षा मंत्री रहते, रक्षा का हवाई जहाज, डिफेंस का एयरक्राफ्ट में उनके साथ दाऊद का एक सहयोगी अनिल ए शर्मा उस समय प्रवास किया, इसका मुद्दा बना और महाराष्ट्र की जनता समझदार है, उन्होंने फिर शरद पवार को सत्ता नहीं दी, 95 के चुनाव में हरा दिया। एक चौथे मंत्री है एनसीपी के, उन्होंने दामाद को ही 15,000 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दिया। सारा भ्रष्टाचार उजागर हुआ तो सरकार को रद्द करना पड़ा टेंडर। शिवसेना का भी यही हाल है। क्या कहे उनके बारे में? इट्स अ केस ऑफ एक्सीडेंटल एंड एब्सेंट चीफ मिनिस्टर। वो एक तरह हादसे में मुख्यमंत्री बने हैं, विश्वासघात करके मुख्यमंत्री बने हैं। मतदाताओं ने तो शिवसेना भारतीय जनता पार्टी का अलायंस को वोट दिया, मोदी जी के नाम पे वोट दिया, लेकिन उन्होंने गद्दारी करके मोदी विरोधियों से हाथ मिलाया, तो इसलिए वो विश्वासघात से मुख्यमंत्री बने। और एब्सेंट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर कहा क्योंकि मंत्रालय के ऑफिस में जाते ही नहीं। उन पर एक
जांच चल रही है, आरोप लगा है कि उन्होंने अपनी सही संपत्ति चुनावी एफिडेविट में नहीं दी, तो उसकी भी जांच हो रही है। उनका पीए है, उसका एक बड़ा बंगला था, सीआरजेड के नियमों का उल्लंघन करके बांधा था। सारा उजागर होने के बाद और सारे सबूत बाहर आने के बाद उनको गिराना पड़ा, फिर खुद गिराया। शिवसेना के एक मंत्री है, उन्होंने भी सीआरजेड का उल्लंघन करते हुए एक रिजॉर्ट बांध दिया, तो सारा मामला बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसकी जांच भी हुई, सही भी पाए गए आरोप। तो किसी ने बताया कि शायद उन्होंने किसी तीसरे को अब वो बेचा है, तो भी गुनाह ही है, और पता नहीं कि वो तीसरा कौन है, उनका संबंधी है क्या। एक शिवसेना के प्रमुख नेता है, हमेशा टीवी पर बात करते हैं। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक डूब गई, लाखों डिपॉजिटर्स के पैसे मिलना बंद हो गया था। तब से इनको उस बैंक ने फ्रेंडली लोन दिया था। ऐसी तो मित्रता हमारी कोई किसी की नहीं होती कि मित्रता की खातिर कर्जा दिया। घर लेने के लिए कर्जा मिलता है, वाहन लेने के लिए मिलता है। मित्रता के नाते कर्जा मिलने का यह पहला उदाहरण मैंने सुना है। जैसे ईडी की नोटिस आई, दूसरे दिन चुपचाप तरीके से बैंक में जाकर 55 लाख रुपए जमा करके आए। एक पूर्व मंत्री है, उनका भी एक कोऑपरेटिव बैंक है, उसके घोटाले में वो गिरफ्तार भी हुए। एक सांसद है, उनके पार्टनर गिरफ्तार है और उनके एक्सटॉर्शन का चार्ज है, और उसमें संपत्ति को अटैच किया गया है। तो भ्रष्टाचार कांग्रेस का भी ऐसा ही है। कांग्रेस तो दिल्ली से गली तक उनका एक ही नारा है, मराठीत त्याला म्हणतो आम्ही, जे हाती लागेल ते घरी न्या, जो मिल गया वो घर ले जाओ। यही उनका भी चरित्र है। तो ये तीनों दलों की सरकार इतनी भ्रष्टतम है कि ऐसा भ्रष्टता आज तक कभी नहीं हुई है, महाराष्ट्र ने कभी नहीं देखी। और कानून व्यवस्था के बारे में क्या कहे? जिस राज्य का गृह मंत्री ही 6 महीने फरार रहता है, एब्सकॉन्ड करता है और अभी जेल में बंद है, उसके क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट के, यानी मुंबई में कोई गुनाह की पहले जानकारी लेकर उसको न होने देना, ये जिनका काम है, उन्होंने ही एक प्रसिद्ध बंगले पर खुद ही बम रख के आए। एक मिनट, खुद ही पुलिस अधिकारी बम रख के आए और एक अपने मित्र का खून मर्डर भी किया। यही चार्जेस है, उस पर वो जेल में है। उनके साथ 4-5 सब इंस्पेक्टर और दूसरे पुलिसकर्मी भी गिरफ्तार है। कभी आपने ऐसा सोचा है, देखा है? और इन सबका आपसी दबाव ऐसा है कि मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी 9 महीने एब्सकॉन्ड होना पड़ता है। ये
कानून व्यवस्था ध्वस्त होने का इससे ज्यादा बड़ा प्रमाण हो ही नहीं सकता कि जहां पुलिस ही गुनहगार है, जहां पुलिस ही जेल में है, जहां गृह मंत्री ही एब्सकॉन्ड करता है और जहां गृह मंत्री ही जेल में है, इससे ज्यादा बदतर अवस्था क्या हो सकती है। अन्य इशू भी है। मुंबई में केवल 2 साल में महिलाओं पर 700 महिलाओं पर बलात्कार हुआ है। कैन यू इमेजिन? दिस इज सिटी, ये वर्ल्ड सिटी कहलाती है, जहां 700 महिलाओं पर बलात्कार हुए 2 साल और किसी का आता पता नहीं। एक मंत्री है, विदर्भ के थे, एक महिला के आत्महत्या के मामले में उनका नाम उजागर हुआ, बहुत सारा ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई और इसलिए उनको इस्तीफा देना पड़ा। चार 4,000 से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, इस पर ध्यान ही नहीं है। जो चक्रवात आया, जो बहुत ज्यादा बारिश हुई, जो बाढ़ आई, उसमें किसानों का बहुत नुकसान हुआ, उनको कोई मदद नहीं मिली है। और कैसी सरकार है? पेट्रोल पर वैट कम नहीं करती, लेकिन विदेशी शराब पर 50% एक्साइज ड्यूटी में छूट देती है। यानी पेट्रोल सस्ता देने के लिए उनके पास पैसा नहीं है, लेकिन शराब लोग पिए इसके लिए उनके पास पैसा है। उन्होंने रजा एकेडमी को एक तरह से पुरस्कार दिया, प्रोत्साहन दिया, राजाश्रय दिया, और इस रजा एकेडमी के कारण अमरावती में, मालेगांव में, नांदेड़ में अचानक तनाव निर्माण हुआ। 10-10, 15-15 हजार के लोग इकट्ठा आए, नमाज के बाद वो हमलावर हो गए। ये देखा है महाराष्ट्र ने, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ। पहले महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा न्यूज आती कि वैक्सीन की किल्लत है। आज इतने वैक्सीन महाराष्ट्र सरकार के पास पड़े हैं कि उसमें से अनेक खराब हो गए। ये सरकार है, ये सुशासन क्या, शासन भी नहीं है, ये कुशासन है। महाराष्ट्र के 2 बड़े इश्यूज थे, ओबीसी का आरक्षण और मराठा आरक्षण। इसके बारे में बीजेपी सरकार जब थी तब तो बहुत कुछ काम किया, अब ये सरकार कोई काम ही नहीं कर रही है इस पर। और फिर मैं आऊंगा कि मतदाताओं का विश्वासघात किया है। शिवसेना भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर लड़ी, हम दोनों को बहुमत मिला, 155 सीटें चुनकर आई, 160 लगभग पूरी बहुमत मिला चुनाव में। लेकिन अचानक, और ये सब मोदी जी का फोटो लगाकर जीत भी गए, लेकिन चुनाव होने के बाद उनको मुख्यमंत्री बनना था। अब आज तक दुनिया का नियम है, 1995 में जब हमारी पहली सरकार बनी थी तो हमसे केवल 9 सीटें शिवसेना को ज्यादा थी, तो भी मुख्यमंत्री उनका बना। मुंबई में केवल उनको 2 सीटें ज्यादा है, तो भी मुंबई कॉरपोरेशन उनके हाथ में है। वैसे हम उनसे दुगुने, डबल स्ट्रेंथ से जीत कर आए, 105।
और वो 50-55, तो मुख्यमंत्री हमारा बनना था, लेकिन नहीं, मुझे किसी भी तरह से मुख्यमंत्री बनना ही है। काय के लिए? ये भ्रष्टाचार के लिए? काय के लिए? ये संपत्ति का पूरा ऐसा और पूरी राज्य की व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए, कानून व्यवस्था ध्वस्त करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए, वसूली करने के लिए। लेकिन यही किया है। और मोदी विरोधी जो थे उनको जाकर मिले। क्या पूछना नहीं चाहता मतदाताओं को कि भाई आपने हमें मत दिया बीजेपी शिवसेना अलायंस के नाते, अब हम जा रहे हैं मोदी विरोधियों के साथ, क्या आपको मंजूर है? तो वो तो नहीं किया। और शरद पवार और कांग्रेस ने भी शिवसेना नहीं चाहिए, शिवसेना के विरोध में चुनाव लड़ा, लेकिन बाद में उनसे हाथ मिलाए। तो ऐसी सत्ता, अवसरवादिता का इससे बुरा उदाहरण नहीं है। और ये वोटर का, मतदाताओं का विश्वासघात है। इसलिए ये महावसूली आघाड़ी है ही, लेकिन ये महाविश्वासघाती आघाड़ी भी है, यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए इस 2 साल में प्रशंसा करने जैसा काम मुझे दिखाई नहीं दिया। तो इसलिए ये पूरी एक तरह से ऐसी अवस्था रही है। और महाराष्ट्र सरकार के इस विफलता को हम जनता के सामने ले जा रहे हैं। अब मराठी में महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या उद्धव ठाकरे सरकारला 2 वर्ष पूर्ण झाली। तो भाजपा नेता प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र सरकार के कामकाज पर एक प्रेस वार्ता कर रहे थे। उन्होंने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार भ्रष्टाचार के रास्ते पर चल पड़ी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार एक विश्वासघाती सरकार है। सरकार के कई मंत्रियों पर जांच चल रही है, राज्य में कानून व्यवस्था ठप है और महिलाओं पर अत्याचार भी बढ़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि ये सरकार अवसरवादिता का प्रतीक है। और डॉक्टर स्पीक में एक बार फिर से वापसी करते हैं। हमारे साथ डॉक्टर का एक पैनल जुड़ा हुआ है जो आपको नए वेरिएंट के बारे में जानकारी दे रहे थे। डॉक्टर अनिल गुट्टू, आपसे बात हो रही थी, आपकी बात अधूरी रह गई थी। नए वेरिएंट, अगर इसकी बात करें, कितना खतरनाक है और किस तरीके से इससे बचाव होना संभव है? तो जो आपने प्रश्न किया था, सवाल किया था, वो यह था कि हो रहे दस्तक इस ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट है, ये जो दस्तक दे रहा है हमारे दरवाजे पे, ये कितना खतरा दिखाता है, झलकाता है। तो उसके उत्तर में 3 प्रश्न उभर के आते हैं जिनके जवाब में ही इसका समाधान निकलेगा। पहला प्रश्न यह था कि क्या ये वायरस जो नया वेरिएंट आया है ओमिक्रॉन, क्या ये ज्यादा ट्रांसमिसिबल है, क्या ये जल्दी और ज्यादा फैलता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में या नहीं? यह पहला सवाल है। उस पे अभी तक पूरा जवाब हमारे पास सामने नहीं आया है, 2 हफ्ते लगेंगे। लेकिन जितना कुछ हम जान पाए हैं उस झलकी से, उस झांकी को देख के जो साउथ अफ्रीका में इस वक्त हो रहा है, उससे ये लगता है, ऐसा लग रहा है कि ये कम से कम 4 से 5 गुना ज्यादा ट्रांसमिसिबल, जल्दी फैलने वाला वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट की तुलना में, जो कि अपने आप में बहुत ज्यादा जल्दी फैल रहा था। यह अभी लग रहा है, संभावना है सिर्फ। दूसरा प्रश्न जो उठ के आता है वो यह है कि क्या ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इम्यून एस्केप दिखाएगा, यानी कि जिनमें एंटीबॉडीज हैं, जिनको कोविड हो चुका है या जिनको वैक्सीन मिल चुका है, उनमें एंटीबॉडीज आ गए हैं, क्या ये उनमें एंटीबॉडीज के बावजूद होते हुए भी दोबारा संक्रमण, इन्फेक्शन, री इन्फेक्शन करेगा या नहीं? यह अभी सामने इसका पूरा जवाब हमारे पास इस वक्त नहीं है। लेकिन हाँ, जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुए हैं, जो कि करीब 30 हैं स्पाइक प्रोटीन जीन में और 10 हैं जो उस जीन में जो कि बनाता है उसको, जो कि आरबीडी जो कि जोड़ता है हमारे सेल से, उसमें
जितने म्यूटेशंस इतनी जल्दी हुए हैं, पुराने म्यूटेशंस भी हैं और नए भी हैं, जब ये मिल जाते हैं तो ऐसी संभावना लगती है, प्रूव नहीं हुई है, लगती है, भावना ही है कि ये शायद इम्यून एस्केप यानी उनमें भी इन्फेक्शन कर सकता है जिनको संक्रमण हो चुका है या जिनको वैक्सीन मिल चुका है। बिल्कुल। दूसरा, लेकिन इसको अभी इसका उत्तर पूरा नहीं है, संभावना ही है, एक संकेत है कहेंगे तो। तीसरा जो प्रश्न है वो यह है कि क्या ये ज्यादा खतरनाक है, क्या ये ज्यादा लोगों को मारेगा या ज्यादा लोगों को अस्पताल में डालेगा या ज्यादा लोगों को वेंटिलेटर पे डालेगा, इसका जवाब अभी तक हमारे पास नहीं है। लेकिन हाँ, जो साउथ अफ्रीका का नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज ने जो स्टेटमेंट दिया है कल, उसने कहा है कि जितनी जानकारी अभी तक आई है इसके लक्षण सामान्य ही हैं, जैसे पहले थे वैसे ही इसमें भी हैं, लेकिन ये अभी तीनों प्रश्नों के उत्तर अगले 2 हफ्ते में ज्यादा बिल्कुल थोड़ा सा इंतजार हमें निश्चित रूप से करना चाहिए। डॉक्टर संजय के रॉय भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस बीच सोशल मीडिया पर सवाल आने का सिलसिला शुरू हो गया है। तृप्ति है ग्वालियर से पूछ रही हैं डॉक्टर संजय के रॉय कि अगले महीने उन्हें ब्रिटेन जाना है 1 महीने के लिए। वो पूछना चाह रहे हैं क्या हवाई यात्रा करना इस नए वेरिएंट के आने के बाद सेफ है, सुरक्षित है? देखिए, अभी जैसे डॉक्टर गुंटू बता रहे थे कि अभी बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। जो भी इंफॉर्मेशन है वो ये है कि इन्फेक्टिविटी इसकी ज्यादा है, लेकिन इम्यून एस्केप कितना हो रहा है इसका नहीं है। थोड़ा सा जो इम्यून एस्केप का जो WHO को इन्होंने डॉक्यूमेंट सौंपे थे साउथ अफ्रीका ने, जब 24 तारीख को, भी 4 दिन पहले की बात है जब पहली बार उन्होंने WHO को रिपोर्ट किया था। आल्दो जो फर्स्ट सैंपल पॉजिटिव आया है, जब अभी उन्होंने देखा कि 9 नवंबर को जो कलेक्टेड सैंपल था वह पॉजिटिव आया है ओमिक्रॉन से। लेकिन जब उन्होंने सौंपा था उस समय उन्होंने जो एविडेंस दिए थे, तभी इतना जल्दी जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा गया, बिना वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बताए हुए। पहले वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं, फिर कुछ दिनों तक वॉच करते हैं, तब कंसर्न की जब उसकी या तो इन्फेक्टिविटी बढ़ जाती है। 4 क्राइटेरिया होते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न डिक्लेयर करने के लिए, या इम्यूनिटी को बाईपास कर रहा है, सीवियरिटी हो रही है, या मैनेजमेंट प्रोटोकॉल को बाईपास कर रहा है जो एग्जिस्टिंग प्रोटोकॉल है। तो उन्होंने पाया कि इम्यूनिटी स्केप हो रहा है। जो हांगकांग में 2 लोग थे पॉजिटिव आए थे ओमिक्रॉन से, फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, अभी मैसेंजर RNA से फुल्ली वैक्सीनेटेड थे, उन दोनों को ही। तो जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट था ये लग रहा था कि जो वैक्सीन से एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसको बाईपास कर रहा है। अभी तक हमारे पास ये नहीं है कि नेचुरल इम्यूनिटी कितना जो हुआ है उसको बाईपास कर रहा है कि नहीं, क्योंकि अभी तक जो भी एविडेंसेस ग्लोबली आए, जो अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा आया, फिर डेल्टा प्लस आया, एग्जिस्टिंग इम्यूनिटी जो है उनमें बहुत ही अच्छी काम कर रही थी। ऑलमोस्ट निग्लिजिबल था ये आपका सीवियरिटी। रीइंफेक्शन एक तो बहुत ही कम हुआ रीइंफेक्शन होने के बाद भी। तो ये सब एविडेंस अभी जनरेट करने की बात है, तो इसलिए अभी थोड़ा वेट कर लें, 1-2 हफ्ते के अंदर काफी कुछ आ जाएगा। क्योंकि 9th को अगर पहला था, इन्फेक्टिविटी भी ज्यादा है। अगर साउथ अफ्रीका में कई वेव्स आते रहे, 3 वेव्स आ चुके हैं, तो वहां पे अच्छा खासा पॉपुलेशन को पहले भी इन्फेक्शन हो चुका था, इसलिए इसको मॉनिटर करने में और आसानी हुई कि क्या उन लोगों को रीइंफेक्शन इससे हो रहा है। अगर रीइंफेक्शन उनको हो रहा है, प्लस क्या सीवियरिटी रीइंफेक्शन होने के बाद भी उतना ही रह रहा है, या वैक्सीन में भी क्या जिनको वैक्सीनेटेड हैं उनको इन्फेक्शन होने के बाद सीवियरिटी बढ़ रही है, घट रही है, या वैसा ही है कि वैक्सीन देने के बाद पूरी तरीके से जैसा हम कहते हैं कि सीवियरिटी अच्छी खासी प्रोटेक्टेड है। तो ये सब अभी देखने की बात है और बहुत जल्दी 2 हफ्ते के अंदर जो है काफी एविडेंस जनरेट हो जाएगा। तब तक उनको शायद, अभी उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते बाद जाना है, तब तक बहुत कुछ इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि और काफी रिस्ट्रिक्शंस भी फ्लाइट पे हो गए हैं। रिस्ट्रिक्शन भी हो सकता है अगर जैसा कि अभी साउथ अफ्रीका से आया है कि वैसा ही है जैसा बिहेवियर इस वायरस का जैसा पहले था। अगर ये सब रहा तो रिस्ट्रिक्शन अपने आप हट जाएंगे, क्योंकि उस रिस्ट्रिक्शन का कोई बहुत महत्व नहीं है। देखिए, जब अल्फा वेरिएंट आया था फर्स्ट टाइम, यूके से रिपोर्ट हुआ था, उस समय पूरी दुनिया ने फ्लाइट रिस्ट्रिक्शन किए, सब कुछ किया। डेल्टा हमारे यहाँ से हो गया, फर्स्ट टाइम इंडिया से रिपोर्ट हुआ था डेल्टा, और आज दुनिया में ऑलमोस्ट सारे वेरिएंट को रिप्लेस कर चुका है। अगर एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो सबसे ज्यादा है, मोर देन 99%, तो डेल्टा वेरिएंट है। यूके में देखिए तो 99.2% के आसपास जो है सिर्फ डेल्टा वेरिएंट है। यूएस में ऑलमोस्ट 100% है। जितनी अभी सिंगापुर में है, तो सारी कंट्रीज में जो है ऑलमोस्ट दुनिया में जो है मोर देन 99% जो है डेल्टा वेरिएंट ही है। तो ये सब देखते हुए लगता है कि
अभी थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए, कुछ भी पैनिक होने की इतनी जरूरत नहीं है। हाँ, हमें सतर्क रहना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने प्रोएक्टिव करके उन्होंने जो है स्क्रीनिंग शुरू कर दिया है, तो वेट एंड वॉच करना पड़ेगा और तब जो है इस पे कुछ कहा जा सकता है कि जी हाँ, ये हमारे लिए इतना खतरनाक है। बिल्कुल। डॉक्टर रूपाली मलिक, आपके पास आना चाहेंगे। अगर भारत की बात करें, जहां पर अब प्रतिबंध धीरे धीरे खुल रहे हैं, स्कूल कॉलेजेस शुरू हो गए हैं, दफ्तर फुल कैपेसिटी से अब चलने शुरू हो गए हैं, ऐसे में अब जब ये नया वेरिएंट आया है, इस वक्त क्या हमारे कदम होने चाहिए ताकि अगर गाहे बगाहे ये वेरिएंट यहाँ पर आता है तो उससे बचा जा सके? जी बिल्कुल, देखिए ये सबसे इम्पोर्टेंट नीड ऑफ द आवर है कि हम सबको समझना होगा कि जो कंप्लेसेंट बिहेवियर है हमारा कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को लेके, वो अभी नहीं होना चाहिए। मतलब कोई भी कोताही हम नहीं बरतेंगे सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में, मास्क लगाने में, कफ एटिकेट्स को फॉलो करने में और हैंड हाइजीन का ध्यान रखने में। तो अभी कुछ और महीने के लिए हमें ये सब बिहेवियर्स को अच्छे से करते रहना है, जैसा कि हमने किया है, साथ में अपनी वैक्सीनेशन को लेना है। तो अभी मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी, देखिए कोई भी वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो, उसका प्रिकॉशन